देखिए भाई, आज हम एक ऐसे टॉपिक को टच करेंगे जिसकी किसी भी बोर्ड में बात की जाए, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे कोई अन्य बोर्ड हो, सबसे ज़्यादा नंबर का आता है। आज हम यूपी बोर्ड की बात करेंगे, 10th और 12th क्लास की, और बात करेंगे पैसेज की, जो कि सबसे ज़्यादा नंबर का आता है इंग्लिश में। तो देखिए, 12th क्लास में ये 15 नंबर का आता है और 10th क्लास में 12 नंबर का आता है। यानी 12th से ज़्यादा 10th में इसका परसेंटेज मार्क्स है। कैसे, चलिए मैं समझाता हूँ। एक्चुअली 12 नंबर का पैसेज आता है किस तरीके से, मैं समझाता हूँ। एक्चुअली 3 पैसेज आते हैं यूपी बोर्ड में 10th क्लास में। पहला पार्ट ए में 2 पैसेज आते हैं और उसके बाद पार्ट बी में तीसरा एक पैसेज आता है। पार्ट ए में जो पहला पैसेज आता है वो ऑप्शनल होता है, यानी जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी 3 नंबर हो गए। उसके बाद दूसरा जो पैसेज आएगा वो आपकी ही बुक से लिया जाएगा, यानी पहला पैसेज आपकी बुक से नहीं होगा, दूसरा पैसेज आपकी ही बुक से होगा। यानी चाहे मंडेला वाले चैप्टर से आ जाए, चाहे कोई और से आ जाए, यानी आपकी ही बुक से आएगा, जिसके नंबर होंगे 2, यानी एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन। लेकिन जो बी पार्ट में आएगा वो पूरे तरीके से अनसीन पैसेज तो होगा ही होगा, और सबसे ज़्यादा नंबर यानी 7 मार्क्स का आएगा वो। तो इस तरीके से नंबर हो जाते हैं आपके 12, जिसकी परसेंटेज की बात करें तो 70 में से करीब करीब 18-17% हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं भाई, काफ़ी परसेंटेज हो जाती है, यानी 12 नंबर अपने आप में 70 में से बहुत हो गए। तो चलिए हम आज इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। वो तो ऑप्शनल है, हालांकि उसमें भी दिमाग लगाना है। ठीक कैसे? ठीक ऐसे जैसे मैं इसमें लगाऊंगा। बाकी इसमें थोड़ा आपको लिखना होता है। जो पार्ट बी में जो अनसीन पैसेज आता है 7 नंबर का, वो कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो इधर ध्यान दीजिए। पहले क्वेश्चन का आंसर मोस्टली आपको पहली या दूसरी लाइन में मिल जाएगा। बाकी ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसा ही देखा गया है कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको पहली या फिर दूसरी लाइन में ही मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको ठीक उसी लाइन से जस्ट नीचे ही मिल जाएगा। ऐसे क्रम वाइज क्रम ही लाइन के अनुसार चलता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आपको जस्ट नीचे देखने को मिले। चलिए कैसे। अगली बात, एक बात और ध्यान रखें कि जो भी वर्ड क्वेश्चन में मेन वर्ड है उसको टच कर लीजिए, यानी उसको एक बार याद कर लीजिए, देन उसी वर्ड को ढूंढने की कोशिश करिए उस पैराग्राफ में, और वहीं से उस क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट होता है। जिन पर इंग्लिश की हिंदी नहीं बन पाती उनके लिए सबसे बेहतरीन तरीका रहेगा। बाकी जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है वो समझ कर भी कर सकता है, डजेंट मैटर। हालांकि हम एक तरीके से आपको ये समझ के कराएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है, ना हिंदी टू इंग्लिश आती है ना इंग्लिश टू हिंदी आती है। चलिए कैसे। देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है थोड़ा सा समय बचाने के लिए। बाकी मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन ये है कि हु वॉज रॉबिन हुड एंड वेयर डिड ही लिव। 10th क्लास की यूपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक में भी ये दिया गया है पैराग्राफ अनसीन पैसेज, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। यानी इसका जो मेन वर्ड है वो रोबिन है और इधर से लिव है। तो ढूंढिए रोबिन हुड और लिव कहाँ पर है। देखिए ये रहा रोबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी आउटलॉस हु लिव्ड, यानी हमको लिव भी मिल गया सर और रॉबिन हुड भी मिल गया। जहाँ इस क्वेश्चन का फुल स्टॉप लगा हुआ है, यानी इस पैराग्राफ सेंटेंस का समझ लाइए कि वहीं इसका आंसर खत्म हो रहा है। इस फॉरेस्ट पर इसका फुल स्टॉप यहाँ पर लगा हुआ है। तो आप इसको यहाँ से शुरू करेंगे, रॉबिन हुड वॉज द लीडर ऑफ द कंपनी आउटलॉस हु लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट, और लास्ट फॉरेस्ट तक इसको लिखेंगे। देखिए लिखा हुआ है रॉबिन हुड वॉज द लीडर। मैंने कुछ चेंज नहीं किया है बिल्कुल, क्योंकि इसमें कुछ चेंज किया नहीं जा सकता है, इसलिए मैंने डिक्टो इसको एज इट इज उतार दिया। ये काम आप भी कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाइए। दूसरा क्वेश्चन है हु डिड रॉबिन हुड हेल्प विद मनी, यानी इसकी मेन वर्ड की बात करें तो हेल्प विद मनी। ढूंढिए कहाँ पर ऐसा। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, हिज नेम वॉज ए टेरर टू रिच ट्रेवलर्स बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर whom he saved from cruel landlords and often helped with money। यही मुझे ढूंढना था, हेल्प विद मनी मुझे मिल गया और यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है। यानी क्वेश्चन का आंसर यहीं पर खत्म है, लेकिन जहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट है वहीं से इसका आंसर भी स्टार्ट है। ये सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ से है कि नहीं बताइए मुझे, यानी ही तो सेंटेंस सब्जेक्ट है भाई। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, ही वाज लव्ड बाय द पुअर। तो देखिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। अगर आप थोड़ा सा चेंजमेंट करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी आप जब बिल्कुल ही बेकार हो चुके हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, ही वॉज लव्ड बाय द पुअर। देखिए उसके बाद हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल उसी से नकल करके आसानी से इसका आंसर लिखता हूँ। हूम ही, उसका सेव्ड फ्रॉम
क्रूल लैंडलॉर्ड्स। उसके बाद एंड ऑफ्टन, बोल रहा हूँ मैं, अगर कोई शब्द नहीं लिखे तो आपको, ऑफ्टन हेल्प मनी, हेल्प विद मनी। बाकी आपके क्वेश्चन बैंक में दिया गया है, अगर थोड़ा बहुत देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हु वॉज रॉबिन हुड्स बिटर एनेमी, यानी बिटर एनेमी इसका मेन वर्ड है। तो देखिए बिटर एनेमी ढूंढिए, देखिए ये लिखा हुआ है बिटर और एनेमी, और यहाँ फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर वहाँ से स्टार्ट है जहाँ से सेंटेंस स्टार्ट है। तो द सेरिफ से स्टार्ट है और कहाँ पर खत्म है सर, बिटर एनेमी पर खत्म है, यानी इसको आप बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी थोड़ा बहुत चेंज करके लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। द सेरिफ ऑफ द नियर बाय टाउन, भाई मैं बिल्कुल इसी से लिख रहा हूँ सब कुछ, इस वजह से तुम्हें ज़्यादा समझ में आया। वॉज हिज बिटर, और ये आपका एनेमी। ये 3 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हो गए, 6 नंबर का हो गया। एक क्वेश्चन मीनिंग बेस्ड होता है, अगर आपको मीनिंग की जानकारी थोड़ी अच्छी है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स टू मेक नॉन, यानी एक मीन्स बताना है, यानी मीनिंग का अर्थ बताना है, और जिस जो मीनिंग क्या है भाई वो ये है, मैं लिख देता हूँ जिससे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर डी वाला है, यानी 1 नंबर का होता है। और कौन सी मीनिंग है सर, पब्लिकली और ऑफिशियली। इस मीनिंग का मतलब बताना है आपको, पब्लिकली या ऑफिशियली, OFFICIA। एक तरीके से इसका सिनोनियम आपको बताना है। तो अगर आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ेंगे ना तभी आपको समझ में आएगा कि पब्लिकली ऑफिशियली का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअल में पब्लिकली ऑफिशियली का मतलब होता है डिक्लेयर करना किसी चीज़ को, यानी अनाउंसमेंट करना, घोषणा करना, जो कि इसी में दिया गया है, ये रहा डिक्लेयर। तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज लिख सकते हैं, ये रहा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ लिख देता हूँ डिक्लेयर, ये रहा। बाकी मैं इसको समझा भी सकता हूँ, और आपको समझना है तो मैं समझा देता हूँ एक बार इसको। ये इसका आंसर है मीनिंग बेस, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है मीनिंग बेस इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको मीनिंग की नॉलेज है तो हो जाता है। वैसे लास्ट में इसकी मीनिंग का आंसर होता है मोस्टली ज़्यादातर, लेकिन अगर मीनिंग का नॉलेज नहीं है तो 6 नंबर तो भाई पक्के हैं ही अपने। चलिए एक्चुअल में है क्या है, देखिए बोल देता हूँ, इसका हिंदी बता देता हूँ मैं आपको। रॉबिन हुड वाज द लीडर ऑफ द कंपनी आउटलायर्स हू लिव्ड इन द शेरवुड फॉरेस्ट, यानी शेरवुड फॉरेस्ट नाम का एक जंगल था जिसका जो रॉबिन हुड नाम का आदमी था वो लीडर था, यानी लीडर का मतलब ये कप्तान टाइप का था, यानी ऊपर था सबसे। हिज नेम वॉज अ टेरर ऑफ द रिच ट्रेवलर्स, यानी उसका जो नाम था वो ट्रेवलर्स, यानी जो बड़े बड़े अमीर, जो रिच अमीर लोग थे, यात्री थे, उसके नाम से आतंकित होते थे, यानी आतंक था उसका नाम, इतना मतलब खौफनाक आदमी था ये रॉबिन हुड। बट ही वॉज लव्ड बाय द पुअर, लेकिन वो हमेशा प्रिय होता था किन लोगों का, जो पुअर लोग होते थे, यानी गरीब लोग, उनका। होम ही सेव्ड फ्रॉम द पुअर लैंडलॉर्ड्स, और वो हमेशा ही किन लोगों को, यानी लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार होते थे बड़े बड़े, यानी जो जमीनों के मालिक होते थे, हमेशा उन लोगों को यानी गरीब लोगों को बचाया करता था। एंड ऑफ्टन हेल्प विद मनी, और पैसों से उनकी मदद भी किया करता था। द शेरिफ ऑफ द नियर बाई, यानी एक शेरिफ नाम का आदमी था जो कि उसके बगल में ही था, यानी पास में ही था, टाउन के एक कस्बे में, और वॉज हिज बिटर एनिमी, जो उसका बहुत बड़ा दुश्मन था। आफ्टर मैनी अटेम्प्ट टू द कैच ऑफ द रॉबिन्स, यानी कई बहुत सारे प्रयास करने के बाद, यानी उसे पकड़ने के बहुत सारे उसने प्रयास किए। द शेरिफ वन द, यानी उसको पकड़ नहीं पाया प्रयास करने के बाद, और दे डिक्लेयर, और एक दिन उसने घोषणा की, इन हियरिंग ऑफ द मैनी पीपल, यानी सारे लोगों को सुनाते हुए। चलिए धन्यवाद, आपको समझ में आया होगा, ऐसे में कोशिश करता हूँ, और कुछ ही समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए।